हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। प्लांट फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे हम क्लास 11th का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑस्मोसिस डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है, जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, पर जब भी ऑस्मोसिस होता है तो वो सेल हमेशा ऑस्मोसिस के अपोज करने के लिए कुछ इक्विवेलेंट प्रेशर लगाती है। यानी एक सेल में जब वाटर एंटर कर रहा है तो उसको अपोज करने के लिए सेल ने जो प्रेशर लगाया टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारा, वो हमेशा सॉल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं OP = MRTC, जिसमें M आपकी मोलर कंसंट्रेशन होती है और T आपका टेम्परेचर होता है एंड R इज योर गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इस फॉर्मूला को यूज करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ऑस्मोसिस के थ्रू जब किसी भी सेल में कोई चीज एंटर करेगी तो उसको स्टॉप करने के लिए हम जो प्रेशर लगाएंगे दैट प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सॉल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं MRTC से, मोलर कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। हर जगह का, हर सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो लीव्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा, रूट्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर लो रहता है। क्लियर? हर प्लांट की, हर सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट रहता है। लीव्स के अंदर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट और रूट सेल के अंदर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लोएस्ट मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हेलोफाइटिक प्लांट्स के अंदर मिलता है। हेलोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं बेटा जो आपको दलदल वाले इलाके में या ज्यादा मार्शी एरियाज में, जिनके चारों तरफ जो नमक है उसका अमाउंट ज्यादा हो, जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, उन्हें हेलोफिटिक प्लांट कहते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हेलोफिटिक प्लांट में मिलेगा। उसके बाद आपको जीरोफाइट्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद जीरोफाइट आपको पता है जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उन्हें जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। उसके बाद मीजोफाइट्स में देखने को मिलता है और सबसे कम हाइड्रोफाइट्स में। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम हाइड्रोफाइट्स में होता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट जो वाटर बॉडी में ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होता है ताकि उनके साइड में, क्योंकि वो चारों तरफ वाटर से सराउंड होते हैं, चारों तरफ वाटर से सराउंड होते हैं, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा तो वाटर यहाँ पर एंटर कर जाएगा। आप हमेशा याद रखें, वाटर एंटर करता है लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। जहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ पानी जाएगा। तो यहाँ पर अगर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा तो आजू बाजू से इसके अंदर वाटर एंटर नहीं करेगा, तो स्वेलिंग हाइड्रोफाइट्स में हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए हाइड्रोफाइट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम और हेलोफिटिक का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करती है।
उसके बाद रूट सेल में जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो भी किसी हद तक, किसी लिमिट तक जो रूट प्रेशर डेवलप होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है रूट से लीव्स की तरफ वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है, और सेल टू सेल जो ट्रांसफर होता है वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद जो हमें नेक्स्ट प्रेशर पढ़ना है वो पढ़ना है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, अब इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आपने किसी वेसल के अंदर वाटर को फिल किया हुआ है और उस वाटर के अंदर आपने अगर किसी प्लांट सेल को इमर्ज्ड कर दिया, इमर्ज्ड मतलब प्लांट सेल या एनिमल सेल को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली, मैं कल इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने बताया है कि लिविंग सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और अगर साइटोप्लाज्म होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई सल्यूट प्रेजेंट होंगे। सल्यूट प्रेजेंट होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यानी कि ये अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण सराउंडिंग एरिया से वाटर जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर करने लगेगा। जैसे ही प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो वो वाटर अब धीरे धीरे इस सेल को स्वेल अप करने लग जाएगा। जब ये सेल स्वेल अप करने लगेगी तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगी। जो वाटर अंदर एंटर हो रहा है, जो वाटर साइडों से सेल के अंदर एंटर हो रहा है, वो अब सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप करा रहा है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। एक बार दोबारा सुने, आपने एक वेसल लिया, उसके अंदर आपने प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर को इसके अंदर डाल दिया। डिस्टिल्ड वाटर मतलब आपने कोई सोल्यूशन यूज नहीं किया है, ना सॉल्ट सोल्यूशन यूज किया है, ना शुगर सोल्यूशन यूज किया है, आपने प्योर वाटर कंटेंट लिया है। प्योर वाटर कंटेंट के अंदर आपने किसी सेल को इमर्ज्ड कर दिया। सेल को इमर्ज्ड करने की वजह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर सल्यूट प्रेजेंट होंगे जो कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहे होंगे। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सराउंडिंग से वाटर जो है वो इस सेल के अंदर एंटर करने लगेगा। जब वाटर इसके अंदर एंटर करने लगेगा तो एक प्रेशर डेवलप करेगा, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और बेटा आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब टर्गर प्रेशर डेवलप होगा तो इस टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट एक प्रेशर डेवलप होगा जो प्लांट सेल की सेल वॉल डेवलप करती है, यानी कि सेल वॉल इसी टर्गर प्रेशर के इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी, पर अब इससे अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रेशर को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। यानी कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर का जो क्वांटिटी है, जो फोर्स है वो इक्वल है, पर दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस वॉल प्रेशर की वजह से ही जब भी आप किसी प्लांट सेल को वाटर के अंदर इमर्ज्ड करते हैं तो बस्टिंग ऑफ सेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि टर्गर प्रेशर के इक्वल एंड अपोजिट एक प्रेशर लगता है, दैट इज योर वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सेल के अंदर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जितना भी शेप आपको दिखाई देता है, जो भी 3D शेप मेंटेन होता है, दैट इज ऑल ड्यू टू टर्गर प्रेशर। आपने 10th क्लास में सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट पढ़ा होगा कि जैसे ही आप टच मी नॉट प्लांट को या माइमोसा पुडिका को टच करेंगे, वैसे ही उसकी लीव्स जो है वो ड्रूप कर जाएंगी, मुरझा जाएंगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस लीफ का टर्गर प्रेशर लूज हो गया। टर्गर प्रेशर लूज हो गया तो जो 3D शेप में मेंटेन की हुई थी, अब वो 3D शेप मेंटेन नहीं रह पाई। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर का मेन रोल होता है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ सेल। इसी के बेस पे, टर्गर प्रेशर के बेस पे ही
हमने सेल को अलग अलग कंडीशन में डिवाइड किया है, जैसे टर्जिड, फ्लैसिड, इंसिपिएंट, फ्लैसिड, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं एक और फिनोमिना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट या फिर डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट या डीपीडी। अगर हम डीपीडी की बात करें तो डीपीडी की वैल्यू होती है ओपी माइनस टीपी, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट का मतलब होता है, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज होकर प्रेशर जो बना उसमें क्या कमी आई, डेफिशिएंट मतलब डेफिशिएंसी, ये इसकी वैल्यू होती है ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या है, जो हमारे सल्यूट की वजह से प्रेशर आ रहा था, आपने पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और टर्गर प्रेशर मतलब जो पानी की वजह से उसके अंदर प्रेशर आ रहा है। अब देखिए किसी सेल के अंदर कितना ज्यादा सॉल्यूट है, उसके अगेंस्ट कितना पानी सेल के अंदर एंटर कर चुका है, अगर हम उसको माइनस कर दें तो हमारे पास डीपीडी आ जाएगा। डीपीडी हमें एग्जैक्ट वाटर रिक्वायरमेंट या अमाउंट ऑफ वाटर किसी सेल को कितना चाहिए ये बताता है। अगर मैं आपको बोलूं तो डीपीडी हमें किसी भी सेल को कितनी प्यास है ये बताएगा। तो डीपीडी और वाटर पोटेंशियल के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।